हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट अर्थमेटिक के फार्मूला के मैथ फार्मूला के बारे में। तो अर्थमेटिक मैथ में हमारे जितने भी फार्मूला हैं उन सबको आज हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है? ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जिन एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है, मैं बोलूँगा सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज। बिल्कुल ये वीडियो हमारी अर्थमेटिक की होने वाली है। अगर आपको इसी प्रकार एडवांस मैथ की भी वीडियो चाहिए, एडवांस मैथ में जितने भी चैप्टर हैं उनकी सबकी टॉपिक चैप्टर वाइज उनके फॉर्मूला और उनके वो ट्रिक्स जो होती हैं वो चाहिए, तो उनके लिए आप कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है हमारा जो चैप्टर आता है वो नंबर सिस्टम आता है, तो नंबर सिस्टम से ही अपनी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। चैप्टर वन से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 तक मैंने इनका कराया हुआ। चैप्टर 10 में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें फार्मूला होते हैं ठीक ठाक, उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। और मात्र 5 से 6 पेज में मैंने सारे फार्मूला को कवर कर दिया है। मतलब 12 पेज हो जाएंगे वैसे तो, 6 पेज तो वैसे 2 नोट से गिनोगे तो 12 पेज हो जाएंगे। 12 पेज में मैंने इन सारे फार्मूला को कवर कर रखा है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी फार्मूला बुक को ले लेते हो उसमें कुछ और दिखाता है, मतलब उसमें ज़रूरत जितनी की होती है उससे 10 गुना ज़्यादा दिखाता है, तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। फार्मूला बुक मंगा लेते हैं पर एग्जाम टाइम में उनसे रिवीजन नहीं कर पाते, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 पेज में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला उनको करा दूंगा। आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठ जानी है, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना, ठीक है। तो चलते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर सिस्टम में पहला कुछ यहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम में नंबर वाइज इन्हें डिनोट किया हुआ है, इससे आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n मल्टीप्लाई n प्लस 1/2। n होता है यहाँ पे नंबर। जैसे पूछ लेते हैं कभी कभी 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, वो आप जानते हो सब, उसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? पहली n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1। और तीसरा हमारा पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n²। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है हमारा n प्लस 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसके घनों का। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे 1 से 50 तक की संख्या, अब 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती हैं वो 15 होती हैं। और तुम्हारे 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या हमारी ये 10 होती हैं, ठीक है। अगर टोटली 1 से 100 तक की बात की जाए तो 1 से 100 तक 25 हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। और अगर कोई आपको नंबर ABC फॉर्म में दिखे तो वो 1001 का मल्टीपल 1001 होगा और इसका मल्टीपल होगा 7, 11 और 13 का मल्टीपल होगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद ध्यान रखनी है। और अगर कोई नंबर AB मल्टीपल AB के फॉर्म में होगा तो हमारा 101 होगा, ठीक है। अब बात कर लेंगे 9 पॉइंट की तरफ। 9 पॉइंट हमारा, अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो उसका वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। वो जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, ऐसे कोई नंबर दे देता है तो ऐसे पूछ लेता है, तो आपको देख लेना उसी नंबर के यूनिट डिजिट में से घटा के, अगर संख्या के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। और बाकी कोई नंबर आते हैं तो पूर्ण वर्ग होगी। अब 10वां पॉइंट हमारा यहाँ पे, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का यूनिट डिजिट 0, 1, 4 यूनिट डिजिट नहीं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिटल सम 0, 1, 4, 7 होगा। जितनी भी हमारी सभी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी उनका डिजिटल सम 0, 1, 4, 7 होगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का एक कंसेप्ट है, उसे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन मतलब 11 पॉइंट में मैंने यही लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक होता है जिससे हम ये भाग देते हैं, भाज्य होता है जिसमें देते हैं, भागफल होता है जो भाग हमारा देने के बाद आता है, और x आप जान सकते हो शेषफल होता है। तो और बात कर लेते हैं लार्ग पावर कंसेप्ट होता है एक इसमें रिमाइंडर थ्योरम में ही। तो रिमाइंडर जितना हमारा आता है, जैसे रिमाइंडर निकालना है हमें, कोई नंबर दे रखा है उसकी पावर एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 दे दी और इसे 9 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो हम इस जो अंदर हमारा कंटेंट होगा इसको हम इसमें तोड़ लेंगे, जो 9 का मल्टीपल में तोड़ लेंगे, 27 + 1 28, 9 से ये पूरा 27 डिविजिबल हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में बचेगा 1 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे आप समझ सकते हो कि ये
एक की पावर कितनी भी हो वो एक उसका यूनिट मतलब उसका हमारा एक ही आने वाला है रिमाइंडर, ठीक है। अब यूनिट नंबर सिस्टम में लास्ट होता है आपका आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव होते हैं, जैसे ये काफ़ी बार आ जाता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में भी इसे काफ़ी बार पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे 0 ए पे बार आ गया तो ए अपॉन 9 लिखेंगे, ठीक है। ए बी पे बार आ गया तो ए बी अपॉन 99 लिखेंगे, और 0 ए बी सी पे बार आ गया तो ए बी सी अपॉन 999 लिखेंगे, 3 बार 9। अगर यहाँ पे 0 ए बी पे ओनली बी पे बार आया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी माइनस ए बी जो हमारी वैल्यू होगी उसमें से हम ए को घटा देंगे इस अंक को, और नीचे 99 की जगह 90 लिखेंगे, ठीक है। अगर 0 ए बी सी बार पूछा है तो हमारे इस पे लिखेंगे हम ए बी सी माइनस ए बी अपॉन 900, ठीक है। और 0 ए बी सी और यहाँ पे ए छोड़ दिया बार लगाने पे तो ए बी सी माइनस ए करेंगे, फिर 990 लिखेंगे, इसे इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट नंबर सिस्टम। चलते हैं चैप्टर 2 नंबर उस एलसीएम एचसीएफ की तरफ। एलसीएम एचसीएफ ओपन करके रखता हूँ, 1 मिनट। एलसीएम एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ में सबसे पहले आपको याद रखना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। पहली संख्या एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या डायरेक्ट पूछ लेता है, तो उसके लिए आपको ऐसा फॉर्मूला याद करना है। आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करने हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एलसीएम का फ्रैक्शन निकालना है तो हम ऊपर एलसीएम अंश लिखेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का एचसीएफ में कोई फ्रैक्शन दे रखा है उसका हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ अंश का एचसीएफ करेंगे और हर का एलसीएम करेंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी कोई संख्या दे रखी है 0.7 पॉइंट में भी आ जाती है तो उसे पॉइंट हटा के नीचे 10 मान दें, उसको भी इसी प्रकार से करेंगे। और यहाँ पे 4 पॉइंट में मैंने दिया हुआ है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है, और उनका एचसीएफ की बात करें तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है। अब एलसीएम एचसीएफ में जो हमारे फॉर्मूला की बात है, फॉर्मूला हमारे इतने ही है, इससे आगे हमें फॉर्मूला की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, अगर कोई संख्या आपको इस फॉर्म में दिख जाती है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये इसी प्रकार ये अनंत तक जाती है, तो अगर x का फैक्टर होता है जो b ग्रेटर देन a से, तो इसको 6 को हम इस प्रकार तोड़ लेते हैं, 6 का फैक्टर कर लेते हैं 3 × 2 कर लेंगे। अगर प्लस वैल्यू है तो यहाँ पे हम 3 बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार हमारा माइनस में दे रखा है तो इसका फैक्टर है, जैसे x की वैल्यू दे रखी है 6 और 6 का हम करेंगे फैक्टर तो 3 × 2, तो माइनस की वैल्यू है तो हम यहाँ पे लेंगे छोटा 12, तो छोटा 12 होगा हमारे यहाँ पे आंसर। इसी प्रकार ये हो जाएगा। और अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अगर बीच में प्लस माइनस का किसी का भी निशान नहीं है और ये अनंत तक जा रहा है तो इसका आंसर भी होगा x। इसी प्रकार यहाँ पे ये है, अगर अंडर रूट एक्स ये मतलब लिमिटेड टाइम तक लिखा हुआ तो x की पावर 4 कर देंगे, x की पावर 4, तो x की पावर 4 कर देंगे, जो x की वैल्यू रखी है उसमें से 4 करके मतलब ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो और लास्ट में हमारा सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास को आप समझते होगे, बी से बार और ब्रैकेट, ओ से ऑफ, पहले फिर ऑफ सॉल्व करना है, डी से डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीपल सॉल्व करना है, फिर ऐड सॉल्व करना है, जोड़ होता है जो, और ऐसे सब्ट्रैक्शन माइनस सॉल्व करना है फिर, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो, इनको आप नोट कर लेना, इनका एक डायरी वगैरह बना सकते हो या फिर एक कॉपी में जो मैथ की आपने नोटबुक बना रखी है उसमें आप सबसे ऊपर इसे लिख सकते हो। अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर अपने 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है हमारा एवरेज का सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है हमारा दी गई संख्याओं का योग अपॉन दी गई अंकों की संख्या, जितने हमारे अंक होते हैं उनकी संख्या, ठीक है। अब यही सेम जो फॉर्मूला है उसमें 2-3 ये हमने आगे भी पढ़ लिए हैं नंबर सिस्टम में, इन्हें दोबारा भी हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज की बात करेंगे तो n+1/2, वहाँ पे योग पूछे थे, यहाँ पे औसत पूछ रहे हैं, ये आपको याद रखना है, कभी कन्फ्यूजन हो जाए इसमें ही आपको। फर्स्ट n संख्याओं का औसत की बात करेंगे तो n+1 होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत की बात करेंगे तो ON ही होगा। अब लगातार संख्याओं के औसत की बात करेंगे तो पहला जो नंबर होगा और दूसरा नंबर जोड़ के इन दोनों का 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा लगातार संख्याओं का औसत हो जाएगा। जैसे कोई लगातार संख्या दे रखी है, जैसे 101, 102, 103 या फिर 2 के अंतर पे उनके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा n+1 2n+1/6, ये होगा इनके वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत की बात करें तो ये होगा n+1/2, इसका मतलब होल स्क्वायर अपॉन 4, ये होगा इसके
घनों का औसत। 1 मिनट, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा हो तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। अब आई थिंक आपको अब सही दिखेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, नंबर ऑफ़ पीपल पूछ लेता है। जैसे ये नंबर ऑफ़ पीपल का एक फॉर्मूला होता है, गुणांक होगा किसी संख्या के n गुणांकों का औसत पूछ लेता है। जैसे कोई संख्या दे दी 30 या 40, इसके 10 n गुणांकों का औसत, तो वो वहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, n+1/2 से। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा, नंबर ऑफ़ पीपल इक्वल टू नंबर ऑफ़ चेंज अपॉन एवरेज में जितना चेंज हुआ। ये कहाँ आपको अप्लाई करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अप्लाई करना है आपको, जैसे यहाँ कोई आपने क्वेश्चन देखा होगा ऐसे, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा का औसत अंक 0.5 बढ़ गया। कक्षा के छात्रों की क्या संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे ऐसे निकालना है ये आपको। नंबर ऑफ़ पीपल मैंने बताया था टोटल में जितना चेंज हुआ है, टोटल में कितना चेंज हुआ, 88 के बजाय 68 के बजाय 88 में लिख दिए गए, तो कितना चेंज हो गया, 200 का चेंज, मतलब 20 का चेंज हो गया। अब नीचे औसत में कितना चेंज है, 0.5 बढ़ाया औसत, तो यहाँ पे 0.5 पॉइंट से हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 से काटेंगे, 40 बार कट जाएगा, तो नंबर ऑफ़ पीपल की संख्या होगी 40। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे हमारा चैप्टर नंबर 5, और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का। एक मिनट गाइस, आपको सही दिख रहा ना क्लियर? कभी क्वालिटी बेकार हो जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन आप में इसमें कैसे निकालते हैं, जैसे कोई संख्या दी हुई है 5:7 समानुपात 10:x, तो जो पास वाली संख्या होती है ये पास वाले से मल्टीप्लाई होंगे और ये दूर वाली से। आपको इस प्रकार से याद रख सकते हो उसे, जैसे 7 × 10 हो गया और नीचे 5 आ गया = x, तो x बराबर हमारा 14 आ जाएगा। अब मध्य अनुपाती निकालेंगे, जैसे कोई हमें अनुपात दे रहा है, इसका मध्य अनुपाती निकालेंगे तो √AB। चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे तो चौथे अनुपात को x मान लेंगे। तृतीय अनुपात निकालेंगे तो चौथे अनुपात को x मान लेंगे। तृतीय अनुपात यही वाला आ जाएगा अगर 2 अनुपात दे रखे हैं तो। ठीक है, अगर मिश्र अनुपात निकालना हो तो हमें ए बी दे रखा है, ए बी के फॉर्म में और सी डी के फॉर्म में ऐसे दे रखा हो, मिश्र अनुपात निकालना हो तो हमें ए सी हो जाएगा और बी डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है, रेशो वाले चैप्टर में 2-3 टाइप के कंसेप्ट होते हैं। एक तो हो गया हमारे बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं जिसमें, और सेकंड आ जाता है हमारे जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट वही जो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसके सवाल मैं बता दूंगा आपको एग्जाम्पल किस हिसाब के एग्जाम्पल आता है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आते हैं कॉइन बेस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉइन वगैरह के बारे में पूछ ले, जैसे किसी गुल्लक वगैरह ऐसे आ जाते हैं, किसी गुल्लक में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के इतने इतने सिक्के हैं और उन सिक्कों का अनुपात इतना है और टोटल राशि इतनी है, तो उस सिक्कों की संख्या क्या हो, मतलब ऐसे पूछ लेता है। सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं। और इसमें आते हैं एज वाले क्वेश्चन, जो एज टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे किसी के पिता की और उसके पुत्र की आयु, वर्तमान आयु इतने अनुपात इतनी है और 10 वर्ष पहले इनका अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 4:3 था, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। वो आपको इसमें यही टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर और मैं बात करूँ तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मतलब अगर रेशो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बना तो या तो बेसिक से बनेगा या बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से फॉर्मूला कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट से आता है यहाँ पे इस प्रकार से, ए और बी का वेतन का अनुपात 4:5 है और उनकी व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों का क्रमशः 200 और 300 रुपये के बचाते हैं तो वे ए का वेतन कितना होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसे निकालते हैं, ए बी और इनकी इनकम हो गई 4:5, ये 4:5 दे रखी है। ठीक है, और इनका एक्सपेंडिचर मतलब इनका व्यय हो गया 5:6। अब क्रमशः ये 200 और 300 बचा रहे हैं, यहाँ पे 200-300 बचा रहे हैं, तो यहाँ पे इस 6 से इधर 200 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 1200, और इसी 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24। अब इसी प्रकार इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से ऊपर लिख जाएगा और 5 या 15 150 ऐसे लग जाएगा। आज 24-25 का अंतर 1 और 200 और 1500 का अंतर कितना हो गया 300। 200 इधर 1200 और 1500 का अंतर हो गया 300। ठीक है, 300 होगा, एक की वैल्यू होगी 300। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें ए का वेतन कितना है, ए का वेतन निकालना है। ए का वेतन इनकम ये रही, ए का वेतन 4 है। ठीक है, अब 4 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू 300 तो 4 की वैल्यू में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपके सामने आगे से ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनको साथ एज क्रॉस प्रोडक्ट से डील कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस का।
सबसे पहले बता दूं, प्रॉफिट लेस में दो बात आती है, सीपी एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, हमारा सेलिंग वो निकल आएगा प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा वो होता है जो हम किसी से खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस वो होता है जो हम किसी को बेचते हैं, ठीक है, बेचते हैं। लॉस, अगर हमें लॉस निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ ये, और हमें ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकलता है हमेशा सीपी पे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीपल 100। इसी प्रकार लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस अपॉन सीपी अपॉन 100 मल्टीपल 100, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर विज कैलकुलेटेड कॉस्ट प्राइस, ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट। अगर हमें एसपी निकालना, हमें प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है तो, और सीपी दे रखा है, तो हम एसपी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसे हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। अब डिस्काउंट इस परसेंटेज निकालनी है तो हमें डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस पे हमारा डिस्काउंट निकाला जाता है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ये वाला आपको फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमपी अपॉन सीपी। एमपी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपको रेशो निकालना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। इससे हमारा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मतलब निकल आएगा रेशो। इस फॉर्मूले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर डिस्काउंट से क्वेश्चन बना तो इस क्वेश्चन से तो मतलब इस फॉर्मूले से तो क्वेश्चन आना तय ही है। और एक इसमें आ जाता है डिस्काउंट में क्रमागत छूट। क्रमागत छूट वही होती है जैसे एक्स परसेंटेज की छूट दी और बाई परसेंटेज की छूट दी और एक्स बाई अपॉन 100। ये हमारा सक्सेसिव वाला मेथड है, ये आपको पता होगा। परसेंटेज लाभ हानि निकालनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये कैसे निकलता है? जैसे कोई किसी व्यापारी ने कोई सामान खरीदा और उसे एक्स परसेंटेज मतलब सेम परसेंट के प्रॉफिट पे उसे लाभ बेचा, और सेम उसके बेचने पर उसे लाभ हुआ और हानि हुई। मतलब जैसे कोई दो वस्तु खरीदता है और उसे एक को बेचता हो तो उसे एक्स परसेंट का लाभ होता है, और दूसरी को बेचता है तो एक्स परसेंट की हानि होती है। तो उसमें प्रॉफिट लॉस वो टोटल लाभ हानि निकालते हैं, तो वो इससे निकाल सक्सेसिव वाला ही फॉर्मूला है। एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस से कट जाएंगे, तो ये माइनस जो भी होगी हानि होगी इसमें, तो माइनस यही बचेगा एक्स बाई अपॉन 100। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। और बात यहाँ पे ये रहेगी कि वस्तु को सेम परसेंटेज के प्रॉफिट पे बेचा होगा, सेम लॉस पे उसने दोनों बार एक पे मतलब सेम वो होगा परसेंटेज, ठीक है। जैसे 20% के लाभ पर बेचा, एक दो वस्तुओं को खरीदी, दो वस्तुओं में से एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा प्लस 20%, दूसरी को 20% की हानि पे बेचा। तो यहाँ पे एक बार इधर प्लस क्रमांक छूट निकालते हैं, मतलब कितने लाभ हानि हुई, तो एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस से कट जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा में माइनस का ही आएगा ना जो वैल्यू आएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है डायरेक्ट। कहते तो मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा कैसे होता है इसका एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की। 6 चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं 18 मिनट में, ठीक है। 18 मिनट में हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और 3 चैप्टर 7वां 8वां 9वां 10वां 4 चैप्टर अपने बचे हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 7 है परसेंटेज का। परसेंटेज में कुछ मैंने वैल्यू लेकर आया हूँ परसेंटेज की। ये आपको परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही, 1/3% होता है, 2/3 66 सही, 2/3% होता है, और 1/4 25% होता है, 2/5 40% होता है, 3/4 75% होता है, और सॉरी गाइस, और 5/4 की बात करें तो ये 125% होता है, और 1/8 की बात करें तो ये हमारा 12.5% होता है, और 1/6 हमारा 16 सही 2/3% होता है, 2/7 होता है हमारा 14 सही 2/7%। अब ये आपको परसेंटेज वैल्यू याद रखनी है। आप याद भी नहीं रख पाते, आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हो, आपको पता है कैसे निकालना है। वैसे मैं तो बोलूँगा याद होगा तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सक्सेसिव वाला मैं फॉर्मूला आपको बता ही चुका हूँ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और यहाँ पे प्लस माइनस ए डॉट प्लस माइनस बी अपॉन 100। ये वही है कि कितने हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। हानि हो रही है तो माइनस, लाभ हो रहा है तो प्लस। यदि कोई वस्तु जैसे होती है, ये इसे बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता है ये खर्च बराबर खपत गुणा मूल्य। इसको आप, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से इस पे बेस ऐसा क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा कभी मॉक टेस्ट वगैरह दिया होगा तो उसमें आपने ऐसे क्वेश्चन से आप देखा होगा आपने, यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है तो वो खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े।
ऐसे क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, उनमें देखा होगा वो, तो उनमें इसी फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है, खर्च बराबर खपत गुणा मूल्य। अब मूल्य उसका 100 है और उन्होंने खपत बढ़ा के कर दी मूल्य 130, तो अब इन्हें खपत निकालनी है कि खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो 30/130 ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 30 की खपत इन्होंने वृद्धि की है, कितने पे की है, 130 पे की है, मल्टीपल 100, तो इसे हम ऐसे निकालते हैं 23 सही 1/3% की इसमें हमें खर्चा कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कम करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत खपत कम करनी पड़ेगी ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, मैं इसका एग्जाम्पल भी ले आया है। वैसे से फॉर्मूले से कम इसे डायरेक्ट ही ऐसे ही ज़्यादा याद रखते हैं। अब चैप्टर नंबर आ जाता है हमारे पास 8। चैप्टर नंबर 8 में हमारा सिंपल इंटरेस्ट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट वही है जो आप बचपन से फॉर्मूला इसे पढ़ते आ रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इससे हम 3 फॉर्मूले और जनरेट कर सकते हैं। यदि हमें मूलधन निकालना हो तो SI × 100/R × T हो जाएगा, और यदि हमको दर परसेंटेज निकालना होगा तो दर परसेंटेज निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज × 100/P × T। हाँ, हमको टाइम निकालना होगा तो SI × 100/R परसेंटेज × P मूलधन। ठीक है, ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया। अमाउंट होता है कि ये मैंने बेसिक जो हमारे बिगिनर्स भाई लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। ऐसा नहीं है कोई हाई लेवल का आ रहा हो तो फिर बोले ये भाई क्या पढ़ा रहा है, मतलब क्या बता रहा है, ये इतने आसान से इन्हें फॉर्मूले को बता रहा है, सबको बताते हैं। इसमें बेसिकली उनको ध्यान रखा गया है जो हाल ही में उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है इस फॉर्मूले वाली वीडियो को, जो हाल ही में तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की है, तो उनके लिए फार्मूला काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं ये। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल हमारा मूलधन होता है और उस पर जो ब्याज लग के आती है वो हमारा होता है मिश्रधन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होता है मूलधन गुणा 1 + R/100n। अब जब दर अलग अलग दी रखी हो तो उसका अमाउंट निकालेंगे हम, A बराबर अमाउंट इक्वल टू P × 1 + R/100, 1 + मल्टीपल 1 + R² R की क्यू अपॉन 100, 1 + R की क्यू अपॉन 100, और इसे जितनी दे रखी हो जितने साल के लिए वहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, अमाउंट इक्वल टू मूलधन प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा आप ऐसे इस फॉर्मूले की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मैं सजेस्ट करूँगा आपको, इसमें अगर आपको टाइम बचाना है, टाइम की समय वो रहती है, टाइम हर एग्ज़ाम में कम मिलता है, तो आप उसमें फॉर्मूले से नहीं जाओ तो बढ़िया रहेगा। इसमें आप लॉजिक के बेस पे जाओ तो बढ़िया रहेगा। आप किसी के कंसेप्ट वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इस पे बेस में एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, हो सके तो आपको इससे समझ आ सके तो ये आपके लिए। यहाँ पे दे रखा है 10,000 का 10% चक्रवृद्धि दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज पूछ रहा है ये, तो ब्याज यहाँ पे 10% की दर से पूछ रहा है, तो 10 रुपये की ब्याज 1 साल में 11 हो गई, एक बढ़ गई उस पर, मतलब एक ब्याज लगी तो 10 से 11 हो गई। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे मूलधन, और यहाँ पे ये हो गया हमारा मिश्रधन। ठीक है, अब ये 10 इसकी क्यू करेंगे तो 11 × 11 121 हो गया, गुणा 11 करेंगे 1331 हो जाएगा, 10 की क्यू करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है 1000 नहीं, इसका मूलधन हमने दिया था 10,000 दिया था, तो ये इसका कितना गुना, 10 गुना, तो मिश्रधन इसका अमाउंट भी होगा 10 गुना, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 13,310 आ जाएगा। 10,000 तो मतलब 10,000 रुपये, तो 10,000 पे इसे 3 साल में 1310 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब इसमें से अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इक्वल टू P + CI। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना हो तो अमाउंट में से मूलधन को घटा दो, 13,331 में से आप 10,000 को घटा दो, तो आपको जितना भी आ जाएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये तो हो गया आपका ये बात। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सबसे ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस इंपॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है हमारा फार्मूला नंबर 4। तो यहाँ पे ये है CI - SI का डिफरेंस अगर आपको दिया है और टाइम दिया हुआ है, जितना भी टाइम है वो आपको दिया हुआ है, और आपको दर परसेंटेज दिया हुआ है, फिर आप मतलब फॉर्मूला ये होता है R/100 = √DP। अगर आपको दर डिफरेंस दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ, R दर परसेंटेज पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यदि आपको R दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ, तो मूलधन पूछ ले, या उन दोनों का अंतर पूछ ले, मूलधन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आपको अंतर पूछ ले तो भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज से। इस फॉर्मूले को तो आप बिल्कुल भी रट लो, बिल्कुल इसे भूल मत जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का खात्मा। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 7 तक हमने कर चुके हैं हम।
अब बात आई है हमारी चैप्टर नंबर 8 कर चुके हैं हम, चैप्टर नंबर 9 की बात आई है। चैप्टर 9 हमारा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस क्या कहता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटे से हम मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 2x/x+y, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे एक बात रहता है, ये तो सबको पता रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जो इस फॉर्मूला के साथ आती है, ये भी आपको अब याद रखना है। क्या होता है कि ये यहाँ पे एवरेज स्पीड होती है, ऐसे आती है कि यदि कोई ट्रेन इतने की स्पीड से गई और इतने की स्पीड से वापस आ गई, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ गई, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप सीधे इस फॉर्मूले को निकाल देते हो, इस फॉर्मूले से 2x/x+y/100। अगर कभी ये पूछ ले कि मतलब ऐसे एक स्पीड दे रखी है कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 और थर्ड दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 स्पीड दे रखी है, उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 स्पीड दे रखी हैं। अब आपसे पूछ ले कि वो क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपको निकालने में इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मतलब फॉर्मूला ही है, ऐसी फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक निकाला है यहाँ पे। तो जैसे आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो इसे निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। जैसे आप टाइम एंड वर्क में लेते हो, टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेते हो, जैसे इन तीनों का एलसीएम आ गया हमारा 60 एलसीएम आ गया इसका, तो 6 इनकी मतलब इफिशियंसी 6 3 2 आ गई, ठीक है। अब ये तीनों की पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो एलसीएम है 60/6 3 9 और 2 11, इन्हें जोड़ देंगे तो 180/11, ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। अब बोलोगे ये कैसे निकाला, ये निकालने का कुछ नहीं है, ये इसी ऐसे ही फॉर्मूले से निकाला है। ये भी, इसको भी हम 2 वाले को भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मानो कोई एक्स है, एक्स 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो इसे कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो गया 20, तो यहाँ से मतलब इफिशियंसी जैसे निकालते हैं इनकी 2 और 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल करी, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करी। अगर आपको 4 की पूछ रही तो आपको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 यहाँ पे दे रखी होगी और आपको चारों का एलसीएम निकालना है, आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से वो लिया हमने मल्टीपल, और 20 का मल्टीपल अपॉन 2 + 1 करा, तो यहाँ पे ऐसे ही आएगी। अगर आप इस फॉर्मूले में भी ऐसे ही रखोगे तो आपका भी यही आउटपुट निकल के आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा सेम आएगा। आप रख के देख सकते हो, जैसे 2 × 10 × 20 कितना हो जाएगा, 2 × 10 × 20, और नीचे करोगे 10 20 30 आ जाएगा, तो 2 और यहाँ पे 10 20 ये 200 आ जाएगा, 200 अपॉन और 20 10 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 में 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो सेम यही ऐसा ही आउटपुट आएगा, आपको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे एवरेज स्पीड कंप्लीट हो गई, और किलोमीटर प्रति घंटा जान लिया हमने, और इसका बेसिक फार्मूला जान लिया। अब आते हैं सापेक्ष स्पीड के ऊपर। सापेक्ष स्पीड क्या होती है, यदि 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होंगी तो उनकी स्पीड होगी चाल, जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो चाल घटती है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 - 60 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं, जब 2 ट्रेन समान एक ही दिशा में आ रही हों, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हों, जैसे एक ट्रेन आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरी ट्रेन आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, 80 + 60 = 140। अब हमने पढ़ लिया एवरेज स्पीड, पढ़ लिया सापेक्ष गति पढ़ लिया। ये हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, इसको आपको गहराई से पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार मतलब काफ़ी बार ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैं बोलूँगा कि इससे थोड़े लेंथी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये आपको याद रखना, जब यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो ट्रेन अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को क्रॉस कर रही होगी। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ मैंने, लेंथ L1 + L2 अपॉन S1 - S2 = T। ये क्या, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को मतलब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसका टाइम पूछ लेगा और इसकी स्पीड दे देगा। यहाँ पर मतलब 2 ट्रेन ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन का लॉजिक ऐसे है, यदि 2 समान अलग लंबाई की हो सकती हैं, समान लंबाई की हो सकती है, 2 ट्रेन की लंबाई दे रखी होगी, उन दोनों की स्पीड दे रखी होगी, वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर देंगी। इस प्रकार का ये क्वेश्चन आ सकता है। L1 + L2, अब ये यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि ये मैंने आपको ऊपर इसका लॉजिक बता दिया, माइनस क्यों और इसमें प्लस क्यों, ठीक है। जब 2 ट्रेन समान दिशा में चलेंगी तो ये माइनस होगा, और 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चलेंगी तो ये प्लस होगा। अब अपने यहाँ पे 7वें पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई आ रहा है, आने में जो लग रहा है समय वो t है, तो इसकी डिस्टेंस पूछ लेता है कभी कभी, ऐसा क्वेश्चन आपने फेस किया होगा। इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो हमें S1 × S2 अपॉन S1 + S2 × T, इस प्रकार से हम उसे
इसके उसको डिस्टेंस को निकालेंगे। अब यदि ये पूछ रहा है लगा समय टी है और ये कभी कभी ऐसे आ जाता है टी समय कम लगता है तो वो एस माइनस लगाएंगे यहाँ पे। अगर समय कम लग रहा है, अधिक लग रहा है तो यहाँ पे प्लस। तो इस प्रकार इन दोनों फॉर्मूले से आप जा सकते हो। अब इसमें एक दो फॉर्मूला और है, मैं इसे बता देता हूँ। अब ये होता है बोट एंड स्ट्रीम कहा जाता है यहाँ पे। जैसे स्टिल वाटर में स्पीड पूछ लेता है तो वो होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, और स्पीड ऑफ वाटर करंट की स्पीड पूछ लेता है तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ये दोनों हो जाएंगे बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट हैं। इनको भी आप टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने लिख दिए, इनको भी आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्टनरशिप से दो फॉर्मूले थे, तो मैंने इन्हें यहीं पे कवर करा दिया मैं। तो इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हमारा छोटा चैप्टर है। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल मल्टीपल टाइम। हमारा जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है कितना कैपिटल कितने समय के लिए लगाया गया है, उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट होता है। यदि कभी कभी 2 अनुपात में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2 इक्वल टू कैपिटल 1 मल्टीप्लाई टाइम 1 अपॉन कैपिटल 2 मल्टीपल टाइम 2। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कभी कभी वो टाइम 1 पूछ लेता है या हमारा प्रॉफिट 1 पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है अगर टाइम हमें नहीं दिया हो, कि मेंशन नहीं किया गया हो क्वेश्चन में कि टाइम इतना है 8 महीने या 4 महीने या 1 महीने, तो उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 साल के लिए मानते हैं। और यहाँ पे मैंने दिया भी है जब पूंजी समान हो तो हमारा प्रॉफिट हमारा टाइम के बराबर होता है। अगर जब टाइम समान हो तो हमारा प्रॉफिट कैपिटल के बराबर होता है। ये आपको याद रखनी है। और टाइम एंड वर्क में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, वो तो आप कंसेप्ट से पढ़ोगे टाइम एंड वर्क को, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पे मुझे एक जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट लगा, मैं उसका एग्जांपल के साथ लेके आया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क में क्या कि ये फॉर्मूला मुझे वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, और तो वहाँ पे फॉर्मूला बनने के चांस कम है। ज़्यादातर लोग इस चैप्टर को लॉजिक से ही करते हैं, और मेरे हिसाब से भी इसे लॉजिक से ही करना चाहिए। यहाँ पे ये फॉर्मूला मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इसे बताने आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या है, मेन M1 मल्टीप्लाई H2 मल्टीप्लाई D1 अपॉन H1 मल्टीपल D1 अपॉन W1, M2 मल्टीपल H2 मल्टीपल D2 अपॉन W2। ये क्या होता है, इस पर एक वो लाया हूँ मैं एग्जाम्पल। ये है यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिन में बना सकती हैं, ठीक है, तो 18 बढ़ई 8 घंटे काम करके 360 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो इसका लॉजिक क्या है कि 12 बढ़ई जितने मेन होते हैं, M बराबर मेन 12 आ गए, ठीक है। H1 हमारा होर मतलब घंटे हमारे 6 घंटे आ गए। अब ये D1 कितने दिन में, 240 दिन में, तो 240 दिन हो गए। और जो नीचे भी कोई भी असाइनमेंट वो होता है, कोई निर्जीव चीज़ में बता दूँ आपको, सिंपल भाषा में बताऊँ तो कोई निर्जीव चीज़ होती है तो वो हमारी नीचे आ जाती है। नहीं दे रखी होती तो वो कोई उसका इशू है ही नहीं, अगर दे रखी है तो वो नीचे आ जाती है। तो 12 बढ़ई 6 घंटे काम करके 240 दिन में 460 कुर्सी बनाती हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लग गया। अब इक्वल लगा देंगे आगे, 18 बढ़ई उसी प्रकार 8 घंटे काम करके 360 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो काट पीट कर लो, काट पीट जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे W की मतलब जो आपको देखने मिल जाएगा कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं, वो 1380 कुर्सी बनाएंगे। आपको आंसर फाइनली देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था टाइम एंड वर्क का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में हमें 2D और 3D पढ़ेंगे। तो लास्ट है हमारा 10 चैप्टर में हम इसे पूरे अर्थमेटिक मैथ को ख़त्म कर चुके होंगे। इसी प्रकार आपको जैसे त्रिकोणमिति हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और अलजेब्रा हो गया, और स्टैटिक हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और जितनी भी चैप्टर है अर्थमेटिक के प्रोबेबिलिटी वगैरह जितनी भी चैप्टर हैं, अगर उनके इसी प्रकार से आपको फॉर्मूले चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उनके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा इसी प्रकार, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा मेंसुरेशन में हम सबसे पहले 2D देखेंगे। 2D में आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप होती है इसकी परिमाप 2L + B। विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण होता है, ये होता है √L² + B²। अब वर्ग की बात करें, वर्ग की चारों भुजा समान होती हैं, इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर, और परिमाप होता है इसका 4। चारों की ये जुड़ जाती है। विकर्ण होता है इसका √2a। अब व्रत की बात कर लें, व्रत का एरिया होता है πr², और परिमाप होता है इसका 2πr इक्वल टू 2π। व्रत का परिमाप होता है 2πr, और इसके परिमाप को ही व्रत की परिधि बोलते हैं, ठीक है। हम अर्धव्रत की बात कर लें तो अर्धव्रत में वही है, एरिया 2 से आधे व्रत की बात हो रही है तो /2 हो जाएगा। परिधि की बात हो रही है तो πr + 2r। व्रत कंप्लीट। अब यहाँ पे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बाकी ऊपर 3 से क्वेश्चन आए ना आए, पर त्रिभुज से क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं। अगर 2D से क्वेश्चन आया तो त्रिभुज या समचतुर्भुज इनसे क्वेश्चन आता है, त्रिभुज या चतुर्भुज से। चतुर्भुज भी हम आगे देखेंगे।
तो सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप की बात कर लेते हैं। एस परिमाप होता है इसका एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वो तो परिमाप आपको पता है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। और अर्ध परिमाप की बात करते हैं 2। एरिया निकालते हैं इसका, अर्ध परिमाप माइनस अर्ध परिमाप होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस प्रकार से इसका हम वो निकालते हैं एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया। समबाहु त्रिभुज के बाद आता है हमारा ये आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंब होता है, ए बी सी डाल लेता हूँ मैं इधर, ए बी सी। ये हमारा लंब ए सी लंब होता है, और ए बी होता है आधार, और बी सी होता है हमारा कर्ण। तो एरिया होता है हमारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब और ये पाइथागोरस प्रमेय होती है इसकी, एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है आपको पाइथागोरस प्रमेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है हमारा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की जो एरिया होता है √3/4 स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज पहचाने कैसे, तीन सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी तीनों के कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। इसका एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। हाइट की बात करें, हाइट होती है इसकी, हाइट ये वाली हाइट, इस वाली हाइट की बात हो रही है, तो हाइट होती है इसकी √3/2 ए होती है भुजा। अंत त्रिज्या से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर यूपीएसआई में अंत त्रिज्या से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। अंत त्रिज्या होती है इसकी a/2 √3 अंत त्रिज्या होती है। और परित्रिज्या की बात करें तो परित्रिज्या होती है इसकी a/√3। समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज के बाद बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया होता है b/4 माइनस बी स्क्वायर। हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट होती है 1/2 √4 माइनस बी स्क्वायर। एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, h × b/2। अब ये होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें से दो भुजाएं इसकी आमने सामने, मतलब आमने सामने की नहीं, कोई दो भुजाएं इसकी समान हो सकती हैं। हाइट होती है इसकी ये, और बी होता है इसका बेस, बी से हमने बेस डिनोट किया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज हो गया यहाँ से हमारा कंप्लीट। बात कर लेते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज हमारा जैसे कोई चतुर्भुज है हमारा, चतुर्भुज का जो सबसे पहले बात कर लेते हैं ABCD का एरिया, तो ये होता है हमारा 1/2 गुणा विकर्ण मल्टीप्लाई H1 + H2। H1 और H2 क्या होते हैं हमारे, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। H1 H2 होते हैं हमारे A और C पे डाले गए, ये लंब होते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पर डाले जाते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। और यहाँ पे समचतुर्भुज के बाद कमरे की दीवार का क्षेत्रफल होता है हमारा 2HL + B। H इक्वल टू होती है हमारा, H से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल अपॉन 2L + B। इसी से ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया है। तो कमरे की दीवार का क्षेत्रफल हो गया। समचतुर्भुज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समचतुर्भुज के बाद यहाँ पे हमारा 2D कंप्लीट हो जाएगा, फिर चलेंगे हम 3D की तरफ। तो 2D यहाँ पे समचतुर्भुज का एरिया होता है, वो होता है हमारा 1/2 गुणा D1/D2। D1 D2 होते हैं हमारे, D1 D2 विकर्ण, ठीक है। और समचतुर्भुज में ये हमारी चारों भुजा होती हैं, ये, ठीक है। ABCD हमने नाम डाला हुआ है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 4A² इक्वल टू D1² + D2²। और यहाँ पे एक और होता है D1/2² + D2/2² इक्वल टू A²। परिमाप इसका 4A होता है, वो आप सबको पता होगा, चारों भुजाओं का जोड़। यहाँ पे हो जाता है हमारा 2D खत्म। चलते हैं अपने मेंसुरेशन 3D के ऊपर। मेंसुरेशन 3D को करेंगे, और यहाँ पे अपने अर्थमेटिक के सारे फॉर्मूला को कवर कर चुके होंगे हम। तो मेंसुरेशन 3D में हमारा सबसे पहले आएगा घनाभ। घनाभ क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें घनाभ की को, तो ये हो जाएगा 2LV + BH + HL। विकर्ण की बात हो जाएगी तो विकर्ण हो जाएगा √L² + B² + H²। अब आ जाएगा हमारा घन का आयतन होता है हमारा भुजा की क्यू। अब एरिया होता है हमारा इसका 6A²। ये एरिया को हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे यहाँ पे 4A²। विकर्ण की बात कर लेते हैं। विकर्ण डायगोनल होता है हमारा यहाँ पे A√3 हो जाएगा हमारे यहाँ पे डायगोनल। बेलन की बात कर लेते हैं। बेलन हमारा कुछ सिलेंडर इस प्रकार का दिखाई देता है, और इसका एरिया होता है हमारा आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब ये वृत्त क्या होता है हमारा πr², और H से डिनोट करते हैं हम ऊंचाई। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 2πRH। तो 2πr वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ, तो वृत्त का परिधि होती है ये 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, और इसमें H और इसकी हाइट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब टोटल एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² और दोनों का होगा 2 और लगा दी, तो इसमें से 2π कॉमन ले लिया, πr मतलब पाई यहाँ बचा r और r + h यहाँ पे, और ये r इधर बाहर ले लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हो गया हमारा बेलन ख़त्म, मतलब बेलन। अब यहाँ पे खोखले बेलन की बात कर लेते हैं। खोखले बेलन, खोखले बेलन का जो एरिया होता है वो होता है हमारा पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मल्टीपल एच, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसके ये होती है 2 पाई आर प्लस एच, 2 आर कैपिटल आर प्लस आर और मल्टीपल एच। और टोटल सरफेस एरिया की यहाँ पे बात करें इसके की तो 2 पाई आर प्लस आर मल्टीपल एच प्लस 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर होती है यहाँ पे बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर होती है यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या, कैपिटल आर होती है बाहरी त्रिज्या और एच की बात करें तो एच होती है यहाँ पे ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने क्या क्या खत्म किया, घनाव खत्म किया, घन खत्म किया, बेलन खत्म किया और बेलन के बाद हमने खोखला बेलन खत्म किया। तो अब बात कर लेते हैं शंकु बचा हमारा, गोला बचा और अर्धगोला, इनके ऊपर और बात कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ देर की और होने वाली है वीडियो, 3 या 4 मिनट की, उसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। शंकु, शंकु का क्षेत्रफल होता है, शंकु इस टाइप का दिखाई देता है। इसका एरिया होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सरफेस एरिया की बात करें, इसके वक्र पृष्ठ की बात, तो ये होता है हमारा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या की ऊंचाई होती है इसकी √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब गोला होता है, हम यहाँ पे शंकु कंप्लीट। गोला की बात कर लें, गोला का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू। सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया इसका वक्र सरफेस एरिया होता है। और बात कर लें यहाँ पे अर्धगोले की, अर्धगोले में 2/3 पाई आर क्यू ये होता है इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कोई कुआं वगैरह होता है या फिर कुआं वगैरह होता है तो उसका आंतरिक त्रिज्या होती है आर और बाहरी त्रिज्या होती है कैपिटल आर। इसके जैसे कुएं वगैरह का कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो इसका एरिया निकालेंगे हम पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा एरिया का क्षेत्रफल। इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, पाई आर प्लस आर, मतलब यही खोल लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, आर प्लस आर और आर माइनस आर। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। बाहरी त्रिज्या हमें निकालनी होगी तो वो निकालेंगे हम, बाहरी त्रिज्या निकालनी होगी तो वो हम निकालेंगे 2 पाई आर से भी हम बाहरी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपने अर्थमेटिक चैप्टर के जो भी अर्थमेटिक में हमारे जितने भी अर्थमेटिक मैथ में जितने भी चैप्टर है उनके सारे फॉर्मूले को हमने कवर कर लिया। अगर आपको इसी प्रकार एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले कवर करने हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें कमेंट में। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।